बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक विक्टोरियन एज। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज का हमारा टॉपिक है विक्टोरियन एज, जिसका टाइम पीरियड 1837 से लेकर 1901 तक है। 1837 के अंदर जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बन जाती हैं तो इंग्लिश की हिस्ट्री के अंदर विक्टोरियन एज शुरू होती है। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अंदर होने वाली द ग्रेट इन्वेंशंस, इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स, रोमांटिक एज के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इसके विक्टोरियन एज के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे उनको देखेंगे। इसके बाद जो इस एज की सबसे अहम और मेजर थ्योरी मानी जाती है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे डार्विनियन थ्योरी भी कहा जाता है, और इसके बाद इस एज के लिटरेरी फीचर्स और इसके अहम नॉवलिस्ट जिनके अंदर ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम बहुत ज़्यादा अहम है, और इसके अहम पोइट्स को देखेंगे। विक्टोरियन एज की हिस्ट्री में क्वीन विक्टोरिया का इंग्लैंड मुनार्क बनने से पहले रोमांटिक पीरियड था, और इस पीरियड के अंदर जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड का किंग था, और इसी की एज में यानी रोमांटिक पीरियड के अंदर अमेरिका भी आज़ाद हो गया था इसी के पागलपन की वजह से। और जॉर्ज थर्ड के पागलपन की ही वजह से इसका बेटा जॉर्ज फोर इंग्लैंड का किंग बनता है, और जब जॉर्ज फोर की डेथ हो जाती है तो इसका भाई यानी जॉर्ज थर्ड का दूसरा बेटा विलियम फोर इंग्लैंड का किंग बन जाता है। और जब विलियम फोर की डेथ हो जाती है, इसकी भतीजी जिसका नाम विक्टोरिया होता है 18 साल की उम्र में इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। यानी 1837 के अंदर जब क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के तख्त को संभाला तो इनकी उम्र 18 साल थी, और इस तरह इंग्लिश की हिस्ट्री में 1837 के अंदर फिर विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है, जो कि 1901 तक चलती है टिल द डेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया डेथ। विक्टोरियन एज की हिस्ट्री में रोमांटिक पीरियड आता है, और हमें मालूम है कि रोमांटिक पीरियड के अंदर बात की गई थी फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, इमेजिनेशंस के ऊपर और नेचर्स के ऊपर। यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड जाना जाता है अपनी पोइट्री की वजह से, अपने पोइट्स की वजह से। इसी तरह जब विक्टोरियन एज शुरू होती है तो इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है नॉवेल्स के ऊपर, और इंग्लिश की हिस्ट्री में विक्टोरियन एज जानी जाती है अपने नॉवलिस्ट की वजह से। जिस तरह रोमांटिक पीरियड के अंदर पोइट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन उसके अंदर नॉवलिस्ट भी मौजूद थे। जेन ऑस्टन जैसी फेमस लेडी नॉवलिस्ट रोमांटिक पीरियड के अंदर ही थी। इसी तरह विक्टोरियन एज के अंदर नॉवलिस्ट भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ पोइट्री के ऊपर भी वर्क हुआ है। द ग्रेट इन्वेंशंस, क्वीन विक्टोरिया की एज में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं, और याद रखिएगा कि विक्टोरियन एज ही वो पीरियड है जो रोमांटिक पीरियड के बाद और मॉडर्न पीरियड से पहले आता है। यानी विक्टोरियन एज के बाद इंग्लिश की हिस्ट्री में शुरू होगा मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड के अंदर तो हमें मालूम है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, और कितनी ज़्यादा इजादात, कितनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो गई थी, और इसलिए जो विक्टोरियन एज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी। तो सबसे पहले और सबसे अहम जो इन्वेंशंस थी वो थी स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्टीम इंजन की मदद से गुड्स को यानी भारी भरकम जो अशिया थी उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर गुड्स का मतलब चीज़ें होता है, यानी स्टीम इंजन की मदद से गुड्स का मीन चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने 1822 के अंदर कंप्यूटर को ईजाद किया। स्टीम इंजन और कंप्यूटर जैसी इन्वेंशंस के अलावा और भी बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं, जिनके अंदर पिस्टल बंदूक बनाई गई है, और इसके अलावा कपड़े साजी की सनत और दूसरी सनत को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। इंडस्ट्रियल इफ़ेक्ट्स, हमें मालूम है कि रोमांटिक पीरियड के अंदर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, जिसकी वजह से सनत को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला। लोगों ने विलेज को छोड़कर शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि रोज़गार के अच्छे से अच्छे मौका हासिल किए जा सके। एक तरफ तो लोगों को रोज़गार मिला, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुईं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हुए, जैसे कि लोगों ने अपने बच्चों को छोटी ही उम्र में मिल्स में भेजना शुरू कर दिया उनकी स्टडी को ख़त्म करके। इसी तरह विक्टोरियन एज के अंदर सेलेवरी यानी ग़ुलामी बढ़ गई, और चाइल्ड लेबर जैसी बीमारियों ने जन्म लिया। इसकी रोकथाम के लिए हालांकि स्लेवरी एक्ट 1833 भी बनाया गया और फैक्ट्री एक्ट
1833 उस वक्त बनाया गया, यानी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो मिल्स के अंदर आके काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा चार्टिज़म की मूवमेंट शुरू की गई जो कि 1838 से लेकर 1848 के अंदर बहुत ज़्यादा नुमायाँ रही है। इसका मकसद था कि पॉलिटिकल राइट्स को अगेन किया जाए, यानी जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट और मुनार्क हैं ये दोनों मिलकर जैसे मर्ज़ी आम आवाम के, जनरल पब्लिक के हालात को बेहतर करें, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करें। 1840 के अंदर तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि भूख प्यास की वजह से लोग मरना शुरू हो गए थे। इसलिए जो 1840 का विक्टोरियन एज के अंदर पीरियड है इसे द हंग्री 40 का पीरियड भी कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी पेश की जिसे द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और डार्विनियन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अंदर इसने इस बात की खोज लगाई थी कि इंसान पहले बंदर था और वहाँ से उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई और आस्ता आस्ता फिर वो अपनी मौजूदा शक्ल को पहुँचा। इस थ्योरी की वजह से इंग्लैंड की जो रिलीजियस पार्टीज़ थी यानी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो तज़ाद था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और कई लोग तो सेकुलरिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए, यानी उनका मज़हब से एतबार ही ख़त्म हो गया। जब पहले तो ये मसला था ना कि आप मज़हब में इंटरफेयर ना करें, प्रोटेस्टेंट कहते थे कि हम खुद गॉड के बच्चे हैं और कैथोलिक जो थे, चर्च वाले थे, वो कहते थे कि आप हमें फॉलो करें। लेकिन इस थ्योरी की वजह से, डार्विनियन थ्योरी की वजह से वो तज़ाद तो ख़त्म हो गया, लोगों ने मज़हब को छोड़ना शुरू कर दिया कि हमारी डेवलपमेंट तो बंदर से हुई है, फिर हम किसी मज़हब को क्यों माने। तो ये थ्योरी भी विक्टोरियन एज के अंदर पेश की गई थी। लिटरेरी फीचर्स विक्टोरियन एज के लिटरेरी फीचर्स बहुत ज़्यादा हद तक रोमांटिक एज के लिटरेरी फीचर्स से मिलते जुलते थे, यानी इसके अंदर भी सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। नॉवेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है और नॉवेल्स को भी किसी मुश्किल या डिफ़िकल्ट ज़ुबान के अंदर नहीं लिखा गया, द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस जैसे पेश नहीं किया गया कि इसे डिग्री होल्डर ही सिर्फ समझ सके, बल्कि आम और सादा ज़ुबान में वर्क को लिखा गया है ताकि एक आम इंसान जो कि सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो वो भी समझ के अपनी बात को पूरी कर सके। लेकिन रोमांटिक पीरियड के अंदर सिर्फ नेचर की तारीफ़ की गई है, नेचर का जो खूबसूरत पहलू है वही दिखाया गया है, यानी नेचर बड़ी खूबसूरत है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर का एक एस्पेक्ट ही सिर्फ दिखाया है और वो है नेचर की ब्यूटीफुलनेस। लेकिन इस विक्टोरियन एज के अंदर लॉर्ड टेनिसन जैसे पोइट ने नेचर के दोनों पहलुओं को डिस्क्राइब किया है, यानी इसने नेचर की खूबसूरती के साथ साथ नेचर का जो दूसरा एक्सपेक्ट है, जो इसका दूसरा पहलू है, यानी जिस तरह से सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तबाही मच जाती है, वो भी तो नेचर का हिस्सा है। इस एज के अंदर नेचर के उस पहलू के ऊपर या तस्वीर के उस दूसरे रुख के ऊपर भी बात की गई है। नॉवेलिस्ट द फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज वर ब्रॉन्टी सिस्टर्स, यानी विक्टोरियन एज की बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाली जो नॉवलिस्ट हैं वो तीन बहनें थी जिन्हें ब्रॉन्टी सिस्टर्स का नाम दिया गया है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे, लेकिन इनका एक एक नॉवल ऐसा है जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला है। तो ब्रॉन्टी सिस्टर में सबसे पहले है चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी। चार्लोट ब्रॉन्टी का जो फेम हासिल करने वाला वर्क है वो है जेन एयर और एमिली ब्रॉन्टी का फेम हासिल करने वाला वर्क वैदरिंग हाइट है। और तीसरे नंबर पे एन ब्रॉन्टी जिन्हें फर्स्ट वुमेन फेमिनिस्टिक भी कहा जाता है, यानी फेमिनिस्ट वो होता है जो औरतों के राइट्स के मतलब बात करता है। इन्होंने एक वर्क लिखा था द टैलेंट ऑफ वेल्डफॉल हॉल, जिसके अंदर इन्होंने औरतों के राइट्स की बात की थी, इसलिए इन्हें द फर्स्ट वुमेन ऑफ फेमिनिस्ट भी कहा जाता है एन ब्रॉन्टी को। इनके अलावा चार्ल्स डिकेंस और विलियम थैकरे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। चार्ल्स डिकेंस ने द पिकविक पेपर्स के नाम से अपनी पहली नावल लिखी है और विलियम थैकरे ने वेनिस्टी शेर के नाम से अपना फेम हासिल करने वाला वर्क लिखा है। पोइट विक्टोरियन एज के फेमस और अहम पोइट के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनी, मैथ्यू आर्नोल्ड और एलिजाबेथ बैरेट के नाम शामिल हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिनका लाइफ पीरियड 1809 से लेकर 1892 तक है, इन्होंने 60 साल अपनी लाइफ के अंदर
लिखा है। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को विक्टोरियन एज के अंदर वही मुकाम हासिल था जो एलिज़ाबेथ एज के अंदर स्पेंसर को हासिल था। इसलिए टेनिसन के बारे में कहा गया है, टेनिसन वाज टू विक्टोरियन इंग्लैंड व्हाट स्पेंसर हैड बीन टू एलिज़ाबेथ इंग्लैंड। टेनिसन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और इन्होंने 20 साल की ही उम्र में कैम्ब्रिज के अंदर टिम्बुक्टू के नाम से एक पोएम लिखी थी, जिसकी वजह से इन्हें द चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया। एल्फ्रेड टेनिसन बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे। इस एज के अंदर होने वाली इजादात या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने उनके ऊपर कोई असर नहीं डाला था। इन्होंने लॉक्सले हॉल के नाम से एक बुक लिखी थी 1842 के अंदर, जिसे पब्लिश किया गया। इसके अंदर इन्होंने साइंस, कॉमर्स और मॉडर्निज्म के ऊपर बातें लिखी हैं, लेकिन इनके नज़रियात बदल गए 1866 के अंदर जाके। इन्होंने एक और बुक पब्लिश की जिसका नाम था लॉक्सले हॉल आफ्टर 60। तो इसके अंदर इन्होंने मज़हब को ही बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, क्योंकि उस वक़्त बहुत सारे जो पोइट थे वो कंफ्यूज थे कि मॉडर्निज़म की तरफ जाया जाए या अपने मज़हब को फॉलो किया जाए। तो अल्फ्रेड टेनिसन कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं थी, उन्होंने अपने मज़हब को ही चुना। 1850 में अल्फ्रेड टेनिसन को पोइट लॉरिएट बना दिया गया। इससे पहले रोमांटिक पीरियड के विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट थे और फिर 1892 तक यानी अल्फ्रेड टेनिसन अपनी डेथ तक पोइट लॉरिएट रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनी, जिनका लाइफ पीरियड 1812 से लेकर 1889 तक है। रॉबर्ट ब्राउनी ने एलिज़ाबेथ बैरेंट के साथ शादी की थी 1846 के अंदर, और ये दोनों बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाले पोइट हैं विक्टोरियन एज के। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउनी ने एलिज़ाबेथ बैरेट के साथ शादी की है, तब एलिज़ाबेथ बैरेट को इनसे कहीं ज़्यादा फेम हासिल था, और बाद में रॉबर्ट ब्राउनी की एज शुरू हो गई और एलिज़ाबेथ बैरेट की फेम कम होना शुरू हो गई। लेकिन इस चीज़ का इन दोनों के रिलेशंस के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने शादी के बाद 15 साल हंसी खुशी एक दूसरे के साथ गुजारे हैं और फिर एलिज़ाबेथ बैरेट की डेथ हो जाती है। रॉबर्ट ब्राउनी के फेमस वर्क के अंदर क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे 1850, मैन एंड वूमेन 1855। रॉबर्ट ब्राउनी ने अपने वर्क्स के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और या यूँ कह लें कि इंग्लिश के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग को रॉबर्ट ब्राउनी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक और लॉग का मतलब होता है डायलॉग। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पर्सन जो अकेला डायलॉग बोलता है, लेकिन उसके बोलने से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि दूसरे करैक्टर्स का स्टोरी के अंदर, पोइम के अंदर क्या हाल है। जिस तरह से मिसाल ले लें कि एक करैक्टर अली सिर्फ बात कर रहा है और अली ने हमें असलम और अकबर के बारे में भी बता दिया है। तो इस तरह एक सिंगल करैक्टर जो कि हमें दूसरे करैक्टर्स का हाल भी बता देता है, इसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनी के ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्क्स के अंदर माई लास्ट डचेस, प्रोफेरिया लवर्स बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाला वर्क है। प्रोफेरिया लवर्स के अंदर इन्होंने मेल डोमिनेंस को हायर किया है, जिसके अंदर एक मेल डोमिनेंस अपनी वाइफ का गला घोट कर उसे मार देता है और फिर कहता है कि मैं ही सच्चा हूँ। देखेंगे किस तरह से उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया है, और फिर वो कह रहा है कि मैं सच्चा भी हूँ, मैं हुनेस्ट भी हूँ। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के इनके वर्क्स हैं। मैथ्यू एर्नोल्ड, जिनका लाइफ पीरियड 1822 से लेकर 1888 तक है, ये इम्पर्सनल पोइट थे, यानी पर्सनल लाइफ्स के बारे में लिखने को ज़्यादा तरजीह देते थे। और ये इनका मानना था कि जब एक पोइट लिखने बैठता है तो वो एक और किस्म का ही इंसान बन जाता है, यानी वो फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशन ही उसके सामने वर्ड्स खुल जाती हैं। इसके अलावा मैथ्यू एर्नोल्ड इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ग्रीक लिटरेचर से, और इन्होंने शॉर्ट्स पोइम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है। मैथ्यू एर्नोल्ड ने अपने लाइफ के आखिरी हिस्से में प्रोज भी लिखे हैं।